हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स एट वन प्लेस में मैं मनोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने 14 जुलाई के करंट अफेयर के प्रोग्राम को लेकर के, जिसमें यूपीएससी 2027-28 को टारगेट करते हुए कुछ बेहतरीन टॉपिक्स मैंने आज कंपाइल किए हैं, जिसको देख करके आपको लगेगा कि हाँ सर, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए काफी रहेंगे। तो मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसी तरीके से इन टॉपिक्स को कंपाइल किया है। तो आप सभी लोग इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से कवर करिए और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर हो सके तो बेहतर होगा कि आप अपना एक रजिस्टर बना करके चलिए और उस रजिस्टर पर इनके सभी की पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए, जिससे कि एक रजिस्टर बन जाएगा और लास्ट में आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। और दूसरी बात, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और सबसे बड़ी चीज, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, बटन दबा देना, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम इसकी इंफॉर्मेशन आती रहे। और ये क्लास डेली चलने वाली है जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होता। इसमें आपको अच्छी तरीके से पता है, मैं पीआईबी, दक्कन हेराल्ड, द हिंदू, लाइव मिंट और इंडियन एक्सप्रेस, इन सभी पेपर्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है उनको मैं कंपाइल करके आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। अब आप देख लीजिए, अगर आप इन सब का यूज करना चाहते हैं तो बेटर है, नहीं तो आपकी मर्जी है। वैसे जिस तरीके से आप लोगों का रिदम धीरे धीरे बढ़ रहा है, मुझे भरोसा जग रहा है कि आप लोग अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि इसकी पीपीटी और सभी इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। चलो, आज दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक है वो है गैंडा डीएनए इंडेक्सिंग प्रणाली, राइनोस को लेकर के। राइनो ये आखिर है क्या, किस तरह की है? तो अभी हाल ही में इसको लेकर के चर्चा चली कि जो हमारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है ने भारत के गैंडों को संरक्षण के लिए ये राइनोस डीएनए डाटाबेस स्थापित करने की मंजूरी दी है। ये इसलिए चर्चा में आया है, ये ध्यान रखना। ओके, अब बात आती है कि ये इसमें क्या क्या चीजें होंगी। यह दक्षिण अफ्रीका के फॉरेंसिक मॉडल पर आधारित है, पहला पॉइंट। किसने मंजूरी दी है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने। पिछली क्लास में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड क्या है, क्या नहीं है, कब गठन किया गया, किस उद्देश्य से किया गया। ये मैं इस पर पीवाईक्यू भी आपको डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए बहुत सारी चीजें रिवाइज होंगी, करते जाइएगा। ठीक है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान और WWF का, इंडिया का संयुक्त प्रयास है ये ध्यान रखना। तीन चीजें हैं, हमारा मंत्रालय, राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान और WWF, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, इंडिया का संयुक्त प्रयास है, उसके माध्यम से किया जा रहा है। यह असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के गैंडा आवासों को कवर करेगा। अगर यहां पर ऐसी कंडीशन बनती है तो ये रही असम, वेस्ट बंगाल और यूपी का दुधवा नेशनल पार्क और कतरनी घाट, ये छोटे छोटे और भी हैं, वहां पर इनके लिए कवर करने की कोशिश करेगा। और ये GS3 का, इकोलॉजी एनवायरमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें वन्यजीव संरक्षण और फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। अब इसके मेन की पॉइंट क्या है जिनको हमने एक्सप्लेन किया है? जेनेटिक फिंगरप्रिंट का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे टेक्नोलॉजी में? ऊतक है, गोबर या उसका रक्त है, जिससे सूक्ष्म डीएनए निकाल कर एक अनोखा जेनेटिक बारकोड तैयार किया जाएगा। ठीक है ना? और ये अलग अलग आबादी में इनब्रीडिंग को रोकने और स्थानांतरण करने में मदद करेगा, इनब्रीडिंग वगैरह में रोकने में मदद करेगा। अब इसके माध्यम से क्या होगा, जब तक अगर कोई उनका सींग मिलता है तो सींग का डीएनए डाटाबेस से मिलान कर तस्करों को सजा दिलाना आसान हो जाएगा। अगर हमारे पास उनका डीएनए होगा तो अगर कहीं पर भी हमें तस्कर मिलते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो उसका डीएनए मैच करके देखेंगे, पता चल जाएगा कि ये किस जगह का हमारा राइनो है, तो हम तुरंत उसको अरेस्ट कर सकते हैं, सारी चीजें। और यह अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और IUCN के वनरेबल गैंडों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब ये समझ लेना, तो यानी कि जो हमारी अधिनियम है आपका वाइल्ड लाइफ वाला, उसको लेकर के वन्यजीव पर्यावरण वाला जो है, वन्यजीव वाला 1972 वाला, उससे जुड़ा हुआ है। तो ये एक तरीके से शिकार नेटवर्क के खिलाफ उच्च तकनीक का साक्ष्य प्रदान करने में, न्यायपालिका में दोष सिद्धि दर बढ़ाने में काम आएगा। वरना वो लोग कहते हैं कि भाई विदेश से लाए हैं, ये है, वो है, फलाना है, तो उनको प्रूव नहीं कर पाते थे, अब कर पाएंगे। ओके, क्लियर?
तो ये है, हम एक उसका रक्त लेंगे, उसका डीएनए निकालेंगे, अपने पास लॉक करके रखेंगे, फिर जब कभी भी तस्कर पकड़े जाएंगे उससे मैचिंग करके इसकी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। कैसा रहा आप लोगों को? तो इस तरीके से एक अच्छे तरीके से आप टॉपिक को कवर कर सकते हैं, सारे पॉइंट समझ सकते हैं क्या क्या है इसमें। ओके, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी आपका इकोलॉजी एनवायरमेंट का है, लेकिन आज सरप्राइज है, कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। मानस टाइगर रिजर्व में घास मैदानों का संकुचन, ये आप देखिएगा, ये रहा 2090 और 2019, ये रहा कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, किस तरीके से चीजें हो रही हैं। ये क्यों आया? 1990 से 2019 के बीच मानस के टाइगर रिजर्व में घास के मैदानों में 43.59% की भारी कमी दर्ज की गई है। घास के मैदान लगातार कम होते जा रहे हैं टाइगर रिजर्व में। ये रहा, हमारे कुल घास मैदान का 53.61% घट करके घास का मैदान मानस के क्षेत्र में मात्र 30.24% रह गया है। यस, इस अवधि में वन और वृक्षारोपण जो है हमारा बढ़कर के 40 से 60% हो गया, यानी कि घास का मैदान कम हुआ और वन क्षेत्र बढ़ गया है, यानी कि हमारा फॉरेस्ट एरिया बढ़ गया और जो ग्रास लैंड है वो कम हो गई। ये ध्यान रखिएगा दोनों चीजें। अर्थात 14 विदेशी आक्रामक खरपतवारों की पहचान की गई है जिन्होंने बड़े बड़े पेड़ के रूप में अपने आप को खड़ा कर लिया। ये 14, अब ये पेड़ किसके हैं, बनावट किसका हुआ है? विदेशी 14 खरपतवारों का, और वो पेड़ के रूप में खड़े हो गए और घास के मैदान को खत्म कर दिया उन्होंने। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए GS3 बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजिकल जो हमारा डिस्टर्बेंस है उससे हमारा ये टॉपिक जुड़ा हुआ है, समझ लेना। अब बात आती है कि वो कौन सी इन्वेजिव स्पीसीज कौन कौन सी हैं। देखिए, लैंटाना जैसे खरपतवार तेजी से फैले जिन्हें शाकाहारी जानवर नहीं खाते, वो खाते ही नहीं है, इसलिए वो ग्रो करते चले जा रहे हैं, बड़े होते चले जा रहे हैं। काष्ठीय अतिक्रमण, वुडी एनक्रोचमेंट, ऊंचे पेड़ों की बढ़ती छाया से सूर्य प्रिय घासें नष्ट होने लगी। जब पेड़ बड़े होंगे तो सूरज की रोशनी नीचे नहीं पहुंच रही, और जिन घासों को सूरज की रोशनी चाहिए होती है वो ग्रो नहीं कर पा रहे। एक, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई घास के मैदान क्यों कम हो रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो, शाकाहारी जीवों की कमी, गैंडों के शिकार के कारण प्राकृतिक चराई कम हो गई है। तो जो नेचुरल ग्रेजिंग होती थी, जो चीजें खा पी के खत्म कर देते, घास के मैदान बन जाते थे, वो भी खत्म हो गए। सो दीज आर द थ्री बेसिक रीजन। और एक है हिस्टोरिकल एंगल। अशांति के दौर में 1988 से लेकर के 2004 के समय में वनगस्त और नियंत्रित आग की गतिविधियां बाधित हुई थी। ये रहे, तो ये जब आग नहीं लग पाई या वनगस्त की कमी हो गई, तो वहां पर आप समझ सकते हो क्या क्या चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें इस वजह से हो गए। और ध्यान रखना, इस क्षेत्र में रहने वाला पिग्मी हॉक जैसे जीवों को बचाने के लिए प्राकृतिक वाड़ पैटर्न और नियंत्रित चराई को बहाल करना आवश्यक है। तो ये है, अशांति और शिकार, चराई में कमी, खरपतवार पेड़ पौधों का विकास और घास के मैदानों का लुप्त होना, ये एक साइकिल बन गया है। ये रहा कि किस वजह से घास के मैदान की कमी हुई और वृक्षारोपण बढ़ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि घास के मैदान क्यों कम हो गए हैं, किस तरीके से कम हो गए हैं, और क्या क्या उसकी चीजें समस्या है, उसकी वजह से किन नई चीजों को हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब एक और है इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप GS पेपर 1 पेपर 2 सोशल इशू और सोशल जस्टिस दोनों में देख सकते हैं, ठीक है ना, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में देख सकते हैं। वैश्विक जीवन यापन योग्यता सूचकांक, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, लिवेबिलिटी इंडेक्स यानी कि जीवन यापन की योग्यता। अभी EIU इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना किस कौन जारी करता है, द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में कोई भी भारतीय शहर दुनिया के टॉप 100 में रहने योग्य शामिल हुआ ही नहीं। टॉप 100 में है ही नहीं इंडिया का कोई भी सिटी। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, प्रकाशक कौन है इस रिपोर्ट का? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये रहा, ये इसको जारी करती है। शीर्ष शहर कौन है? सबसे बेहतरीन कोपेनहेगन डेनमार्क का और वियना ऑस्ट्रिया का, ये सबसे नंबर 1 नंबर 2 सिटी है। दिल्ली जो है 120वें स्थान पर है, पिछले वर्ष इसमें कोई सुधार नहीं हुआ, पिछले वर्ष भी यही स्थिति थी, 120वें नंबर पर रहने योग्य, ठीक है ना। तो ये शहरीकरण बुनियादी ढांचे से जुड़ा हुआ है,
कोपनहेगन नंबर 1, वियना नंबर 2, नई दिल्ली रैंक 120। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया की रैंक कौन सी है, फर्स्ट कौन सा है, कौन इसको जारी करता है। ओके, ध्यान रखना। अब बात आती है कि इसमें किन किन चीजों की वजह से हम देख सकते हैं। तो भारत में आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, भारत में शिक्षा में उच्च अंक प्राप्त करता है, लेकिन स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में कमजोर है। यानी कि तीन चीजें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बुनियादी ढांचा है। तो एजुकेशन तो अच्छी है, बट हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो लेवल है वो हमारे शहरों का बहुत पुअर है। ये बात हम सब लोग जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। नंबर 2, मुख्य समस्या है यातायात जाम और कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली शहर के निवेश को आकर्षण को घटाती है। यहां निवेश नहीं हो पाता, लोग आ नहीं पाते, रहने की कोशिश नहीं करते, कारण जाम। अभी सोचिए, दिल्ली गुरुग्राम में चले जाइए आप, दिल्ली गुरुग्राम नोएडा में 30-40 किलोमीटर जाने के लिए इस समय रात में 8 बजे के आसपास अगर आप जाएंगे तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा आपको लगेगा। अब बताइए क्या करेंगे आप? हेल्थ फैसिलिटीज वहां जाएंगे तो कंडीशन यह है कि अगर आप बीमार पड़ गए तो बड़े हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा खर्चा है, और सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत पुअर है। इसमें क्वेश्चन, एजुकेशन अच्छी है, नो डाउट। इंटरनेशनल एंगल, सतत विकास लक्ष्य जिसमें सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर के अनुरूप हमारे एसडीजी नंबर 11 से जुड़ा हुआ है, और उसमें हम थोड़े से पीछे हैं कुल मिलाकर के। तो ये है, इसमें स्थिरता के लिए 25%, संस्कृति और पर्यावरण के लिए 25%, स्वास्थ्य के लिए 20%, बुनियादी ढांचे के लिए 20%, शिक्षा के लिए 10% अंक दिए जाते हैं। इस तरह से मिलाकर के 50, 40 और 10 मिलाकर के 100% अंक होते हैं। और ये 6 इंडिकेटर, 5, 1 2 3 4 5 ये इंडिकेटर हैं। और इन इंडिकेटर को आप देख सकते हो, इसमें सबसे कम पॉइंट किसका है? एजुकेशन का, और इसी में हम बेटर हैं। बाकी और चीजों में हम थोड़े कमजोर हैं, इसलिए हमारी रैंक ये रही। तो ये रहा, अब आप समझ सकते हो कहां पर है, ठीक है ना? तो ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं अगला, ये भी इकोलॉजी एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। मैंने पहले ही कहा कि आज कुछ सरप्राइज मिलेंगे। देखिए, इट्स डिपेंड ऑन टॉपिक्स, आज कौन से टॉपिक हमको इंपॉर्टेंट लगे। नया कवक वंश जिसे हम कहते हैं हाइलॉक मालोमीस, ये रहा एक नई हमको कवक फंजाई जिसको हम कह सकते हैं, वो है, उससे जुड़ा हुआ है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यूपी के चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में एक बिल्कुल नए पादप रोगजनक कवक वंशज फंगल जीनस की खोज की है। इंपॉर्टेंट, कहां पर खोज की है ये ध्यान रखिएगा। कहां के लोगों ने? बीएचयू के शोधकर्ताओं ने। ये दो चीजें। अब बात आती है कि इसे कहां से प्राप्त किया। इसे प्राप्त किया अमलतास से। अमलतास के पत्तों पर बीमारी का पैदा करते हुए यह पाया गया था, अमलतास के पौधों पर। इसका नामकरण गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कमल के सम्मान में किया गया है, और इसे प्रतिष्ठित जर्मन जर्नल माइकोलॉजिकल प्रोग्रेस से मान्यता मिल चुकी है। ये ध्यान रखना। देखिए, हाइलो कमलोमाइसिस, ये रहा, उसमें बीच में जो नाम दे रखा है ये उनके नाम पर ही है, हाइलोकम्लोमाइसिस। अब याद रहेगा, उनके नाम पर है ये, ठीक है ना? गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कमल के नाम पर इसको नाम दिया गया। और यह जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी, नई प्रजातियों की खोज और सूक्ष्म जैव विविधता से संबंधित माना जाता है। ठीक है, अब बात आती है की पॉइंट, खोज और अभ्यारण्य का महत्व क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और आणविक विश्लेषण के आधार पर इसे परखा गया, बिल्कुल सही है। इसे जैव बैंकिंग भविष्य के अध्ययन के लिए इसे एनएफसीसीआई पुणे में सुरक्षित रखा गया है, बिल्कुल वहां रख दिया गया। अब बात आती है चंद्रप्रभा। यह कैमूर पर्वत श्रेणी में स्थित यूपी का पहला घोषित वन्यजीव अभयारण्य है, जो 1957 में घोषित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहा, बिल्कुल ये रहा, आपके बॉर्डर पर, बिहार एमपी के साइड के बॉर्डर पर ये रहा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। और यह क्षेत्र कभी वाराणसी के शासकों का निजी शिकार गृह हुआ करता था। ओके, एवरीबॉडी क्लियर हो गया? तो भारत का, यूपी का पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? चंद्रप्रभा, याद रखिएगा। चलिए अगला आते हैं, पश्चिम बंगाल में फाइलेरिया उन्मूलन एमडीए अभियान, फाइलेरिया को लेकर के। ये हमारे जीएस पेपर 2 सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति और उष्णकटिबंधीय रोग से संबंधित एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम
कह सकते हैं कि जो सोशल जस्टिस कह लीजिए, सोशल इश्यू कह लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप कह सकते हो, कहीं पर भी इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है ना? ये ध्यान रखना, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। पश्चिम बंगाल ने 2030 तक फाइलेरिसिस को खत्म करने के लिए 10 स्थानिक जिलों में सामूहिक रूप से दवा प्रशासन, सामूहिक, जिसे हम कहते हैं दवा प्रशासन अभियान की शुरू की है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। कलेक्टिव कहते हैं इसको, मल्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक इस बीमारी का एक साथ कई दवाओं का सामूहिक रूप से उपयोग करना, जिससे कि उसका कोई अंश रह ना जाए। मल्टी ड्रग थेरेपी की तरह इस पर काम होता है। अब ये क्या होता है, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को छोड़कर सभी को ये दवा मुफ्त में मिलेगी। इनको नहीं दी जाएगी, कुछ छोटे बच्चे अभी इसको नहीं एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, गर्भवती महिलाएं भी नहीं कर पाएंगे। राज्य में लसीका फाइलेरिया, हाथी पांव, फाइलेरिया क्या है, हाथी पांव नाम की एक बीमारी है जिसमें पैर इतना मोटा हो जाता है। उसके लगभग 30,000 से अधिक मरीज हैं इस समय पश्चिम बंगाल में। और ये संचरण चक्र, ट्रांसमिशन साइकिल को तोड़ने में न्यूनतम 85% आबादी को कवर करना बहुत जरूरी है, जिससे कि दूसरे में ये ना फैल पाए किसी भी तरीके से। तो उस एक साथ इतने लोगों को हमको कवर करना है। फाइलेरिया मतलब हाथी पांव, एलिफेंट डिजीज, एलिफेंट लेग, जो कहते हैं एलिफेंट फुट बीमारी, ये वही कंसेप्ट है जिसमें आपका पैर कैसा होता है। नया संक्रमित मच्छर क्या करता है, ये रहा, ये रहा, इसने किसी इस हाथी पांव वाले व्यक्ति को काटा, उससे वो संक्रमित मच्छर हो गया, संक्रमित मच्छर जाकर के दूसरे को काटता है, उस तरीके से ये फैलता चला जाता है दूसरों को। इसका कारक है नेमाटोड, कृमि से होता है, कृमि है ये। संक्रमित मच्छर क्यूलेक्स मच्छर होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना किस मच्छर से होता है, क्यूलेक्स मच्छर से, काटने से होता है। 6 से 8 साल तक लक्षण इसमें नहीं दिखते, कोई दिखाई नहीं देता, 6 से 8 साल तक ये पड़ा रहता है। बाद में इसके अंगों में सूजन आती है, विकृति आना शुरू हो जाती है, तब तक हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर होता क्या है ये। दवा नीति भारत में द्वि औषधीय डाई डैश और एल्बेंडाजोल और त्रि-औषधि आईडीए व्यवस्था का प्रयोग होता है इसमें। ठीक ना, एल्बेंडाजोल, जिससे कि हमारे पेट से उसको बीमारी को, कीटाणुओं को निकाला जा सके। अब इसके बाद आ रहा है ट्राई ट्री, 3 लेवल की। अब इंटरनेशनल एंगल, डब्ल्यूएचओ के तहत इसे उष्णकटिबंधीय रोगों को 2030 तक खत्म करने का वैश्विक लक्ष्य रखा गया, उसके तहत ये किया जा रहा है। ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल डब्ल्यूएचओ के नियमों के तहत उनका टारगेट है कि उष्णकटिबंधीय जो रोग हैं उपेक्षित, उनको टारगेट किया जा रहा है 2030 तक, उसके तहत ये किया जा रहा है। तो यहां बताया ही है कि इसका कंसेप्ट क्या है, ये रहा। तो ये क्लियर हो गया। ध्यान रखना कौन सा मच्छर है, कैसे होता है, किस जगह पर होता है, किस तरीके से काम करता है, ये कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अब एक आपने नाम सुना होगा, वियतनाम में एक बोट दुर्घटना हो रही है, उसमें कई सारे भारतीय लोग मारे गए थे। वही है फुकोक द्वीप, ये रहा। वियतनाम के फुकोक द्वीप के पास मानसून तूफान के कारण एक स्पीड बोट पलट गई, जिसमें 15 भारतीय पर्यटकों की दुखद मृत्यु हो गई। तो बात वही है कि इसमें काम, हमारे काम का मतलब क्या है, हमारे काम की चीज है वो द्वीप, ये रहा, ये रहा, या यहां पर है फ्यूकोक द्वीप, ये रहा। दुर्घटना होन में रूट द्वीप के पास उथले प्रवाल भित्तियों वाले क्षेत्र में हुई थी और यह क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान छोटी नावों के लिए खतरनाक है। 21 लोगों को बचाया गया, तुरंत आपातकालीन चिकित्सा दी गई, सारी चीजें हुई, लेकिन 15 लोग फिर भी उसमें मारे गए। ठीक है ना, ध्यान रखना। यह क्षेत्र दुर्घटना कहां हुई थी, हॉर्न में रूट पर, द्वीप के पास में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब ये जो कंसेप्ट है जिस द्वीप का वगैरह क्या है, इसके लिए देखिए, यह कंबोडिया के करीब लगभग 5 किलोमीटर पास में है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह वियतनाम का हिस्सा है। पॉलिटिकली वियतनाम का हिस्सा है, लेकिन है नियर बाई कंबोडिया। तो ध्यान रखिएगा, कंबोडिया में नहीं है, वियतनाम का पार्ट है, नंबर एक। नंबर दो, यह यूनेस्को नामित कीन क्यांग बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। ये बायोस्फीयर रिजर्व है जहां पर लोग घूमने फिरने जाते हैं। विदेश मंत्रालय ने स्थानीय पुलिस चिकित्सा सेवाओं के साथ तुरंत समन्वय स्थापित किया। वियना कन्वेंशन 1963 के तहत राजनयिक मिशन विदेशों में फंसे नागरिकों को आपातकालीन सहायता प्रदान करते हैं। जो हमारे राजनयिक होते हैं वो तुरंत हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ये रहा।
तो ये एक सिस्टम है पूरा का पूरा। आपदा आती है, भारतीय दूतावास सक्रिय होता है, इस स्थानीय स्तर पर समन्वय करता है और नागरिकों की तुरंत वापसी के लिए प्रक्रिया को शुरू कर देता है। तो ये एक किस तरह के होता है? वियना कन्वेंशन 1963 के तहत ये नियम है और इसको इंपॉर्टेंट घोषित कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैं तो घोषित कर दिया, आप लोग लिख लेना क्या है, कैसे है। क्लियर? चलिए, एक है एफएसएसएआई की डार्क स्टोर्स पर नियामक कार्रवाई। एफएसएसएआई ने कुछ डार्क स्टोर्स पर कार्रवाई की थी। देखिए, एफएसएसएआई ने खराब और एक्सपायर्ड भोजन की डिलीवरी स्विगी और इंस्टामार्ट के 9 नियामक नोटिस जारी किए हैं। अब कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? ये बड़ा स्विगी और तमाम तरह के जो डिलीवरी ऐप हैं उनके माध्यम से इसकी सप्लाई की जा रही थी, सारी चीजें करी थी। लेकिन इसमें स्विगी या आपका जो इंस्टामार्ट है वो इन्वॉल्व है? ये नहीं, क्योंकि भाई ये तो एक ऐप है, डिलीवरी करने वाले तो डिलीवर है। और ये बड़ा खतरनाक केस था रियली में। उपभोक्ता शिकायतों के आधार पर यह कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है। यह 10 से 30 मिनट वाली क्विक कॉमर्स सप्लाई चेन से जुड़ा मुद्दा है। एफएसएसआई अब डार्क स्टोर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सख्ती से नियंत्रित कर रहा है। डार्क स्टोर्स क्या होता है? देखिए, खुले स्तर पर क्या होता है कि इन लोगों के अपने अपने कुछ स्टोर्स होते हैं, कुछ अलग अलग एरिया में, वो ओपन स्टोर्स होते हैं। लेकिन इसमें एक कंपटीशन चला कि 10 मिनट में डिलीवरी, 10 मिनट में डिलीवरी। तो भाई अब ये एक स्टोर है, ये हर गली मोहल्ले में 10 मिनट में सप्लाई करने के लिए। अब आप खुद सोचिएगा, क्या वहां पर हर जगह पर हर गली मोहल्ले में ये अपने स्टोर्स खोल सकते हैं? नहीं। इसी तरीके से एक गतिविधि बनकर के उभरी डार्क स्टोर्स की। ये रहे डार्क स्टोर्स, जिसमें इन लोगों को बिना बताए, मतलब इनके साथ मिल करके कुछ गली मोहल्लों में छोटे छोटे कुछ लोगों ने अपने स्तर पर अपने स्टोर्स खोल लिए और वहां से 10 मिनट की डिलीवरी में गड़बड़ सामान की सप्लाई करना शुरू कर दिया। ये था आपका कंसेप्ट। तो ये फूड सिक्योरिटी और प्लेटफॉर्म की रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है। अब एफबीओ क्या है? एफएसएसआई ने डिजिटल एप्स पर फूड बिजनेस ऑपरेटर मानकर कानूनी रूप से उनको जवाबदेह बनाया कि भाई आप फूड प्रोवाइड कराते हो। एफएसएस अधिनियम 2006 इसने 8 पुराने खंडित कानूनों की जगह एक समेकित कर दिया है, इनको एक जगह पर कर दिया है, इसलिए इन पर कार्रवाई करना संभव हो पाया है। निगरानी, एफएसएसआई अचानक ऑडिट, लैब परीक्षण और लाइसेंसिंग के माध्यम से मानक तय करता है। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय की एक वैधानिक संस्था है। अब इसमें बेसिकली हुआ क्या था कि डार्क स्टोर्स जो जहां से सप्लाई होती थी, अब इनको एफवीओ माना जाएगा, इनके अपने खुद के स्टोर माना जाएगा। इससे क्या होगा? अब उन पर एफएससीआई की कड़ी निगरानी हो सकेगी और सुरक्षित उपभोक्ता कंसेप्ट आएगा। अब इसमें मैंने वो नहीं बताया कि आखिर में हुआ क्या था। एक्चुअली में हुआ यह था कि कुछ सामान कुछ लोगों ने बिजनेस करने के लिए चाइना और अन्य देशों से सस्ते सस्ते खाने के सामान जो बिल्कुल नियर बाई एक्सपायरी डेट पे थे या एक्सपायर्ड हो चुके थे, बहुत कम कीमत पर उनको मंगाया और मंगा करके उनको उनको केमिकल के थ्रू उनकी डेट हटाई, नई मैन्युफैक्चरिंग डेट डाली या नई पैकिंग कर दी यहीं पर और उनको फिर सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसकी जांच में गड़बड़ी पाई गई। इट वॉज द रीजन। कुछ लोगों ने इससे करोड़ों रुपए कमाए। वहां 10 रुपए का सामान मंगाना और यहां पर 500 रुपए में बेचना, इंपोर्टेड माल के नाम पर, जिनमें कोका कोला भी थी, जिनमें आपकी इंपोर्टेड चॉकलेट्स भी थी, डार्क चॉकलेट्स थी। ये सब खाने के आइटम थे। सोचना क्या हालत हो गई है लोगों की कि किसी की भी जिंदगी से खिलवाड़ करने में उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं लगती है कि इससे होगा क्या। सिर्फ अपना पैसा बनता, बाहर इंसान मरता है तो मरता रहे। सोचना। और ये बात प्रॉपर तरीके से निकल के भी नहीं आई, सोशल मीडिया पे आई लेकिन किसी न्यूज़पेपर में कहीं ढंग से नहीं मिली जो इसके अंदर की खबर है। ऊपर की खबर तो ये इतनी तो खबर आई न्यूज़पेपर में, लेकिन उन लोगों के बारे में नहीं बताया जिसके लिए आखिर कांड कैसे हुआ था। ओके, चलिए, एक ल्यूसिन मार्ग और माइटोकॉन्ड्रियल स्वास्थ्य, ये साइंस एंड टैक्सोन से जुड़ा हुआ है। नेचर सेल बायोलॉजी के नए अध्ययन में पाया गया है कि ल्यूसिन अमीनो एसिड कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट होने से बचाता है। ल्यूसिन
माइटोकॉन्ड्रिया या अच्छे तरीके से जानते हैं हम लोग, और इसी में होती है क्रिस्टी, होती है आपकी फिंगरनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, ये बाहरी झिल्ली होती है, और इसी में होता है आपका ल्यूसिन, जो अमीनो एसिड कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया से बचाता है। ल्यूसिन नाम का एक क्या है, अमीनो एसिड। ओके, ल्यूसिन एक आवश्यक हमारा अमीनो एसिड है जिसे आहार लेना पड़ता है। तनाव में माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की ऊर्जा का केंद्र की बाहरी झिल्ली नष्ट होने लगती है। जब तनाव होता, भोजन नहीं मिल पाता, तो यह बाहर की कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को नष्ट करना शुरू कर देता है। और यह खोज बुढ़ापे और उपापचय चयापचय रोगों के इलाज में बेहद मददगार साबित हो सकता है कि भाई ये बाहर की झिल्ली को, कोशिकाओं को कैसे नष्ट करता है। ड्यू टू दिस, जब भोजन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे हमारी स्किनें क्या होती है, नष्ट होती है, बुढ़ापा आने लगता है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, ध्यान रखना। तो ये GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोशिकीय श्वसन और बायोटेक्नोलॉजी की प्रगति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ओके, ध्यान रखना। अब की पॉइंट क्या है, देखिए उच्च ल्यूसीन स्तर क्या होता है, तनाव को बढ़ाता है, जिससे सेल वन प्रोटीन का जमाव कम हो जाता है। इससे माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली सुरक्षित रहती है और एटीपी उत्पादन बढ़ता रहता है, ठीक है ना। कैंसर कोशिकाएं भी इसी मार्ग का उपयोग करके खुद को कैंसर रोधी दवाओं से बचाने की कोशिश करती हैं। इसी प्रक्रिया के तहत अत्यधिक लूसेन सप्लीमेंट लेने से कोशिकाओं की प्राकृतिक सफाई रुक सकती है, जिससे नुकसान संभव है। तो हमें बहुत ज्यादा अमीनो एसिड, लूसिन अमीनो एसिड वगैरह ये सब नहीं लेना चाहिए, ये हमारी समस्या क्रिएट कर सकता है। नेचुरल लेवल बहुत जरूरी है। ल्यूसिन का स्तर अगर बढ़ता है तो तनाव कम होता है, प्रोटीन घटता है, इससे ओटीपी ऊर्जा उत्पादन जो है एक प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से बनता है, जिससे झिल्ली सुरक्षित रहती है। तो इसका स्तर हमेशा बढ़े रहना चाहिए, जिससे कि तनाव कम रहे। ओके, और एक इंपॉर्टेंट साइंस की, इकोलॉजी की चीज और भी है। पैरट बोर्नो वायरस 4 भारत में पहली पहचान की गई है इसकी। भारतीय वैज्ञानिकों ने बंदी विदेशी पक्षियों, विशेषकर तोतों में घातक पैरट वोर्नो वायरस 4 के संक्रमण की पहचान की है, और यह तोता पालन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये रहा आपका, इससे संक्रमित पक्षियों को तेजी से और दर्दनाक मौत हो जाती है। अफ्रीकी ग्रे तोते और मकाऊ सहित 9 विदेशी प्रजातियों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। ये रहे मकाऊ, कलरफुल तोते जो है, ठीक है। GS3 एनवायरमेंट और एनिमल हेल्थ, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसको आप लोग देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, एवरीवन। ओके, ये ध्यान रखना, पैरट बोनो वायरस याद रखिएगा। बीमारी का प्रभाव, इसका नियमन कैसे हो सकता है, देखिए इसमें प्रोपेंट्रिलर डिलेटेशन डिजीज का एक मुख्य कारण है, प्रोवेंट्रिंकुलर डिलेटेशन डिजीज, जिससे पक्षी की भुखमरी और तंत्रिका का कंपन होता है। भुखमरी की जैसी कंडीशन होती है, उसको भूख लगती है, तंत्रिका प्रभावित हो जाती है। ये बीमारी है, ये ध्यान रखना, PDD। अब इसमें क्या होता है, स्वस्थ दिखने वाले पक्षी भी चुपचाप घातक वायरस फैला सकते हैं, उनके अंदर भी। दूसरी चीज, विदेशी सिटेसाइन प्रजातियां साइट्स द्वारा कड़ाई से नियंत्रित हैं। विदेशी उनका नियंत्रण तो करते हैं, लेकिन फिर भी यह बीमारी आ सकती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2022 जो हमारा सुधार हुआ, जो संशोधन हुआ है, ध्यान रखना कि अनुसूची 4 के तहत विदेशी पक्षियों का परिवेश पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है, कि भाई आपने विदेशी पक्षी यहां पर रखे हैं, उनका पहले पंजीकरण कराइए, कहीं उनमें किसी तरह की कोई भी किसी तरह की समस्या तो नहीं है। तो विदेशी पक्षी एक्सोटिक बर्ड्स होते हैं, अदृश्य संक्रमण लेके आ सकते हैं, जिसे हम PAB4 कह सकते हैं। इससे PDD बीमारी, भुखमरी का कंपन शुरू होता है, और उनकी अचानक डेथ होती है, तीव्र मृत्यु होती है। ये रही, और विदेशी पक्षियों से ही इनके आने की संभावना है। हमारे यहां पहला केस ऐसा आया है, कुल मिलाकर के, ठीक है ना। हिजबुल कमांडर पर इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि हिजबुल कमांडर कौन है, हमें नहीं जानता, हमें तो इंटरपोल को जानना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें तो न्यूज में से ये पता होना चाहिए कि कौन सी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर राज्य की जांच एजेंसी ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक प्रमुख कमांडर के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है। किसने, हमारे जम्मू कश्मीर की राज्य एजेंसी ने, जो जांच एजेंसी है। इंटरपोल 196 सदस्य देशों का एक अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है।
ये इंपॉर्टेंट है, यही हमको जानना था। ध्यान रखना, आरसीएन रेड कॉर्नर नोटिस वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंटरनेशनल पुलिस का है। भारत में सीबीआई इंटरपोल मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। नोडल एजेंसी के रूप में, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पर ध्यान रखिएगा सीबीआई। तो जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, आतंकवाद रोधी, एंटी टेररिज्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यह है इंटरपोल का कंसेप्ट। इसके माध्यम से रेड नोटिस जारी होता है जिस पर उस व्यक्ति का फोटो, उसका नाम, नेशनलिटी, एज और तमाम तरह की सारी डिटेल इस पर लिखी होती है। ध्यान रखिएगा, यह 24 घंटे सातों दिन यह प्रणाली सदस्य देशों के पुलिस बलों को मेटा डाटा साझा करने के लिए स्वच्छ रूप से जोड़ती है। ये पूरी की पूरा सिस्टम जो है, इंटरपोल का जो तंत्र है, सब एक दूसरे इतने सारे देशों के साथ आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। न्यूट्रलिटी, इंटरपोल राजनीतिक, सैन्य या धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। अनुच्छेद 3, पॉलिटिकल मैटर में इसका कोई इंटरफेयर नहीं है, केवल क्रिमिनल मैटर्स में। सीबीआई की भूमिका, भारत की तरफ से राज्य पुलिस और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच सभी समन्वय सीबीआई के माध्यम से किए जाते हैं। सीबीआई करती है, चाहे राज्य की पुलिस हो या कहीं कहीं कुछ भी हो, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हो, सीबीआई मीडिएटरशिप करेगी। इंटरनेशनल एंगल के तौर पर देखा जाए तो सीमा पर आतंकवाद को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून और संधियां इसमें काम करती हैं। तो इसको देखेंगे तो जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी, स्पेशल स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सीबीआई भारत की है। इसने इंटरपोल के साथ में कोऑर्डिनेट किया और उसके माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया। ये रहा। तो ये एक प्रोसेस है जिसको आपको, हम सबको जानना चाहिए। और एक आपको हो सकता पर्सनालिटी को लेवल पर पूछ लिया जाए, एस जानकी, पार्श्व गायिका एस जानकी का निधन, हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि एस जानकी का संबंध किस क्षेत्र से है। एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो 6 दशकों से अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली दिग्गज गायिका एस जानकी दक्षिण की कोकिला कहा जाता 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अब बाकी इनका जो बैकग्राउंड है वो हमको जो उतना जानने की जरूरत नहीं है। फिर भी 1938 में आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में इनका जन्म हुआ। 18 अलग अलग भाषाओं में हजारों गीत इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। संगीत जगत प्रशंसकों के बीच उन्हें प्यार से जानकी अम्मा के नाम से पुकारा जाता था। जैसे उत्तर भारत में हमारी स्वर कोकिला लता दीदी थी, उसी तरीके से जानकी अम्मा है। तो ये संगीत के क्षेत्र में, भारतीय सिनेमा और संगीत के क्षेत्र में काफी फेमस रही हैं। तो बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। लेकिन आप लोग सुधार की बात नहीं करते हैं, कोई अच्छी चीज सजेस्ट नहीं करते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। कुछ तो बताया कीजिए भाई। मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों का सभी का इंतजार करूंगा। बताइएगा सभी लोग। थैंक यू वेरी मच।